नमस्कार दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोटुलिज्म कैसा रोग है? व्हाट इज द डिजीज बोटुलिज्म? तो बोटुलिज्म संक्रमण पोल्ट्री फार्म्स में होने वाली मौतों के सबसे आम कारणों में से एक है। एक संक्रमण क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। Botulism infection is one of the most common causes of deaths in poultry farms. This infection is spread by the bacteria Clostridium botulism. इस संक्रमण के कारण पक्षी आमतौर पर खड़े होने, जमीन पर चलने में असमर्थ हो जाते हैं और यह बीमारी पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। बोटुलिज्म का कोई विशिष्ट इलाज उपलब्ध नहीं है। इससे संक्रमित अधिकांश पक्षियों की मौत हो जाती है। साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी मीन? तो सरल शब्दों में साइबर सुरक्षा का अभिप्राय किसी कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम या किसी अन्य उपकरण को किसी संभावित साइबर अपराध या हमले से बचाने की प्रक्रिया से है। इन सिंपल टर्म्स, साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ protecting a computer, server, mobile device, electronic system, network, program or any other device from a potential cyber crime or attack. साइबर अपराध के मामलों में अपराधी किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण का उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध ही है। इस प्रकार के हमलों को प्राय अवैध रूप से किसी संवेदनशील डेटा तक पहुंचने, उसे नष्ट करने या उससे पैसे प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। लोकतंत्र और असहमति पर उच्च न्यायालय का क्या निर्णय है? व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन डेमोक्रेसी एंड डिसेंट? तो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चलते हैं, परंतु असहमति व्यक्त करने वाले विरोध प्रदर्शन सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट सेड इन इट्स डिसीजन दैट डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट गो हैंड इन हैंड, बट प्रोटेस्ट एक्सप्रेसिंग डिसेंट शुड बी हेल्ड ओनली एट द डेजिग्नेटेड प्लेसेस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में विरोध और असंतोष व्यक्त करने के बीज बोए गए थे, परंतु औपनिवेशिक शासन के खिलाफ असंतोष को स्वशासित लोकतंत्र में असंतोष के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। संविधान के तहत सभी को विरोध और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु इसके साथ कुछ कर्तव्यों के प्रति हमारे कुछ दायित्व भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को दो महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत बिना हथियार किसी स्थान पर शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। ये अधिकार एक साथ मिलकर नागरिकों को शांति से इकट्ठा होने और राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता के खिलाफ विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बहुमूल्य माना जाता है, अतः इन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाना चाहिए, परंतु ये अधिकार संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित के लिए उगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन भी है। अनुच्छेद 19(2) के तहत यह कहा गया है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक कौन से? व्हाट आर परमानेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स? तो परमानेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर मार्क्ड केमिकल सब्सटेंसेस, पीओपी चिन्हित रासायनिक पदार्थ हैं जो भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण तथा अनुसंधान हेतु मानव शक्ति के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? व्हाट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन? तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। इट इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ
एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम POPs। यह समझौता स्टॉकहोम स्वीडन में 2001 में हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित किया गया था। 2004 में प्रभावी हो गया। सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, विचार विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन के विभिन्न अनुलंघनकों में POP को सूचीबद्ध किया गया है। यह अभी समय 1 दर्जन खराब रसायनों, डर्टी डजन केमिकल्स, प्रमुख POPs में से 9 पर प्रतिबंध लगाने, DDT का उपयोग मलेरिया नियंत्रण तक सीमित करने और डायोक्सिन एवं फ्यूरेन के असावधानीपूर्वक किए जाने वाले उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी SSC के एग्जाम, चाहे आप SSC CHSL दे रहे हो, CGL, CPO, MTS, किसी भी SSC एग्जाम के लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना कब की गई थी? When was the Global Environment Facility established? तो GEF की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। GEF was established during the Rio Earth Summit of 1992। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। GEF का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस वित्तीय तंत्र की स्थापना हमारे ग्रह की सबसे व्यापक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन परत आदि से संबंधित परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों और संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं को निधि उपलब्ध कराता है। सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म स्कीम कब अपनाई गई? When was the सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म स्कीम been adopted? तो सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म की स्थापना दिसंबर 2011 में की गई थी। The सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म was established in December 2011। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में यह एक वैश्विक बहुहितधारक गठबंधन है जिसमें एक साथ 100 से अधिक सार्वजनिक, निजी, अनुसंधान, वित्तीय संस्थान और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक चावल क्षेत्र में व्यापार प्रवाह, उत्पादन एवं खपत के संचालन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में संसाधन दक्षता एवं निरंतरता को बढ़ावा देना है। न्यू एश्योरेंस स्कीम क्या है? व्हाट इज न्यू एश्योरेंस स्कीम? तो नई एश्योरेंस स्कीम संवहनीय धान कृषि के लिए SRP मानक पर आधारित है, जो चावल धान के लिए विश्व का स्वैच्छिक संवहनीयता मानक है। द न्यू एश्योरेंस स्कीम इज बेस्ड ऑन द SRP स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल राइस कल्टीवेशन विच इज द वर्ल्ड्स वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर राइस पैडी। इसे सिद्ध सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा रेखांकित किया गया है और अनुपालन का आकलन करने के लिए एक विज्ञान आधारित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। धान की खेती में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने से जल के उपयोग में 20% की कमी हो सकती है और बाढ़ वाले धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन में 50% तक की कमी हो सकती है। इस योजना का प्रबंधन जर्मनी स्थित ग्लोबल GAP द्वारा किया जाएगा, जो SRP मानक के अनुसार उत्पादकों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी योग्य सत्यापन निकायों के अनुमोदन की निगरानी करेगा। डेनमार्क आधारित गैर लाभकारी संगठन जो बेहतर भूमि प्रबंधन तथा व्यावसायिक प्रथाओं का समर्थन करता है, पहला संगठन है जिसे SRP सत्यापन ऑडिट करने के लिए अनुमोदित किया गया है। ग्लोबल GAP क्या है? ग्लोबल GAP व्हाट इज इट? तो ग्लोबल GAP एक वैश्विक संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व भर में सुरक्षित एवं सतत संवहनीय कृषि को बढ़ावा देना है। ग्लोबल GAP इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन whose primary objective is to promote safe and sustainable agriculture worldwide। यह विश्व भर में कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक मानकों का निर्धारण करता है तथा उनका संचालन करता है। इसकी शुरुआत 1997 में EUREP GAP के रूप में शुरू हुई थी, जो कि यूरो रिटेलर
वर्किंग ग्रुप से संबंधित खुदरा विक्रेताओं की एक पहल है। अपनी वैश्विक पहुंच और अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय जीएपी मानक को दर्शाने के लिए EUREP-GAP ने वर्ष 2007 में अपना नाम बदलकर ग्लोबल जीएपी कर दिया गया। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि मेरा काम वह व्यक्ति करवा देगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो किसी दूसरे के भरोसे अपने जीवन की बागडोर संभला देते हैं उसको। हर किसी कार्य के लिए हम किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं कि हमारा कार्य वह कर देगा। फ्रेंड्स, अपनी कामयाबी अगर आप किसी के सहारे पाना चाहते हैं तो पहली तो सबसे बड़ी भूल वो ही है। दूसरा, अगर आपने उसके सहारे कुछ कामयाबी पा भी ली तो वह कामयाबी आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी तो भी वह आपकी छोटी सी कामयाबी अगर जो आपने खुद से हासिल की है उससे भी छोटी नजर आएगी। अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो, सिर्फ वही आपको अच्छा इंसान, अच्छी कामयाबी तक लेकर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।